लास्ट हमने चैप्टर नंबर 75 तक पढ़ लिया। 75 हमारा ऑब्जेक्ट्स तक, ऑब्जेक्ट्स उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स हमने पढ़ लिए थे, कंस्ट्रक्टर्स पढ़ लिया था और प्रोटोटाइप्स भी पढ़ लिया था। अब इसमें हमारे पास 76 ब्राउज़र कंट्रोल गेटिंग एंड सेटिंग दी URL। अच्छा, URL स्टैंड्स फॉर, किसी को पता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका URL कहलाता है। कंप्लीट ये आपका URL है, आपकी एक वेबसाइट है, इसमें डोमेन जो होती है www.google.com, www.cret.com, ये एक डोमेन है। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अब ये जो है, अगर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है ये वेयर वी एट कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। अच्छा जी, इस पे JS में script.js बटन पे क्लिक किया, कोड इसमें पुराना है। यार 76 to 81 का बटन 1 पे क्लिक करते हैं, रिजल्ट डॉट इनर HTML विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। ये आप लोगों को कंप्लीट, आप इस टाइम कहाँ पर मौजूद हैं वो कंप्लीट डिटेल्स बता देता है। HTTP प्रोटोकॉल जो भी इसमें यूज़ हो रहा है, डोमेन ये इसकी पोर्ट कहलाती है, और ये इसका होस्ट नेम वगैरह इस तरह की चीज़ें। इंडेक्स डॉट HTML ये आपका, सॉरी ये है पाथ नेम आपका। कंप्लीट URL आपका ये डोमेन आपकी जो इसका होस्ट नेम कहलाता है, ये चीज़ें। पाथ नेम आपका इंडेक्स डॉट HTML। विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश। अच्छा, अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इस डोमेन के बाद भी हैशटैग और उसमें कुछ लिखा होता है, शायद कभी आप लोग नज़र पड़ी हो, किसी वेबसाइट पे गए हो तो। होता है क्या, ये आपको जो चीज़ है ये आपको हैश में मिल जाती है। इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, उसने वो चीज़ आ जानी है। चलें, हैश हम console.log। अच्छा जी, सबसे पहले इस बटन पे हम क्लिक करके देखते हैं हमारे पास विंडो में क्या आता है। आपकी कंप्लीट एक ये विंडो, आप जब जैसे ही किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं उसमें विंडो और डॉक्यूमेंट आपको दो चीज़ें मिलती हैं। आपका कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट आपका एक पेज होता है, ठीक हो गया जी। उस डॉक्यूमेंट में से आप एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। विंडो आपकी पूरी वेबसाइट होती है, विंडो आपकी पूरी वेबसाइट, डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स के एक पेज। हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपको एक विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू गेट करनी हो, हम डॉट लगाते हैं कि अगर उसकी गेट करनी हो। इस विंडो में मज़ीद ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, हमने देखना है आज विंडो डॉट लोकल स्टोरेज हमने किया हुआ है, लोकल स्टोरेज। इसमें भी देखेंगे विंडो डॉट अलर्ट भी, अगर याद हो तो पहला देखें विंडो डॉट अलर्ट।
तो आप विंडो की बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, विंडो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखें विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, इस टाइम लोकल स्टोरेज में जो हमारा डाटा था लास्ट टाइम अहमद और तलहा जो आ रहा था, हम विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम अगर करें तो हमारे पास यूज़र्स में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ही देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इसमें यूज़र्स है। अगर की उसको ना मिले तो हमें क्या रिटर्न करता है, नल, हमें नल रिटर्न करता है। सेव किया तो इस पर क्लिक करें तो आपके पास देखें वो चीज़ आ गई, लोकल स्टोरेज। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, विंडो में आपके पास लोकल और साथ ही आप देखें यहाँ पर आपको मिल रहा है लोकेशन। इस लोकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, होस्ट नेम, एचरेफ से क्या होगा, कंप्लीट यूआरएल उसका, प्रोटोकॉल से लेकर फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर एंड कैरेक्टर तक सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओरिजिन आपको मिलेगा, ओरिजिन में क्या होगा आपके पास प्रोटोकॉल प्लस यहाँ पर होस्ट नेम प्लस पोर्ट, इसमें देखें आपके पास पोर्ट भी आ रहा है ओरिजिन में। सिंगल चीज़ें देखते हैं, हैश एक सिंगल चीज़ अलग से है, होस्ट नेम अलग से चीज़ है, पाथ नेम अलग है, पोर्ट अलग है और प्रोटोकॉल अलग है। ये आपके पास तकरीबन 5 चीज़ें बनती हैं। प्रोटोकॉल एक, उसके बाद होस्ट नेम आता है, होस्ट नेम के बाद पोर्ट के बाद पाथ नेम के बाद हैश। खुद बनता है ऑटोमेटिक। अब ये देखें ना एचरेफ ये खुद बन रहा है इन सारी चीज़ों से। अगर हैश टैग यहाँ पर होता तो आपका हैश टैग भी आ जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही हम ABC हमने किया, और अब अगर हम वेयर वी ऐड करें तो आपके पास देखें ये हैश टैग ABC, और अब वहाँ पर आपको हैश में भी वैल्यू मिल रही होगी, ये देखें हैश ABC। तो इन 5 चीज़ों की मदद से आपका कंप्लीट यूआरएल बन सकता है। अदरवाइज प्रोटोकॉल लाजमी होता है और होस्ट नेम भी लाजमी होता है। ठीक हो गया। की वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो हैक भी होती है, हैकिंग भी करती है जी, जाहिर सी बात है। और पता चल जाएगा इसमें से होस्टिंग नेम आ जाएगा पता, जी, उसके बाद बंदे की जो भी एक्टिविटी है वो बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद पाथ नेम, इस टाइम तो आपको index.html नज़र आ रहा है। अब देखें इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आएगा, विंडो डॉट लोकेशन, तो ये देखें पाथ नेम फॉरवर्ड स्लैश। जब हम रिएक्ट में पहुँच जाएंगे, दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, रिएक्ट में जब हम आते हैं आपको कोई भी वेबसाइट नज़र आए, प्रोफेशनल कोई भी वेबसाइट हो जो सिंपल HTML CSS में ना बनी हो, तो आपका ये होम पेज तो आ रहा है, मीन्स कि आपका index.html आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे जाके विंडो डॉट लोकेशन करें, लोकेशन, इस लोकेशन में देखें पाथ नेम आपके पास फॉरवर्ड स्लैश ही आ रहा है, और प्रोटोकॉल इसका अब HTTPS है, और होस्ट नेम जो होती है वो डोमेन कह लें, .com के आगे फॉरवर्ड स्लैश। ये किसी भी वेबसाइट में हम देख सकते हैं, ये सिर्फ इसके अंदर ही किसी में भी दे सकते हैं, बस हैकिंग होता है, हैकर होता है, आधा डेवलपर बनाता है, वो पूरा डेवलपर से भी ज़्यादा होता है वो डेवलपर से भी ज़्यादा है और वो नेटवर्कर से भी ज़्यादा है। उसको नेटवर्किंग भी आती है और उसको डेवलपिंग भी आती है। ये बात है ना, जिसको चोर रास्ते का पता हो उसको सीधे रास्ते का पता होना चाहिए लाजमी। उसे सीधे रास्ते का भी पता होगा, उसे चोर रास्ते का भी पता होगा, हमें सिर्फ सीधे रास्ते का पता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एथिकल हैकर्स को खुद रखा जाता है। आपने वेबसाइट बना ली, आपने डिप्लॉय कर दिया, कोई भी इस तरह की चीज़ें। अब हैकर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं हैक करने की, कि आया कि हम इसको हैक कर सकते हैं, तो वो दोबारा उस टीम को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, सिक्योरिटी यहाँ पे लीक है, आप इसको ठीक करें। तो इसकी वो चार्जेस मांगते हैं, बहुत चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं।
ओके जी, वेयर वी एट ये आपको कंप्लीट बता देगा। ठीक हो गया जी। तो विंडो में जाके लोकेशन, उस लोकेशन में आपके पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं। वेयर वी एट आपके पास लोकेशन। एचरेफ में आपको कंप्लीट यूआरएल मिल जाएगा। होस्ट नेम में आपको मिलेगा पाथ नेम और पोर्ट, दोनों चीज़ मिलेंगी। पाथ नेम में सिर्फ और सिर्फ आपको होस्ट और होस्ट नेम, दो चीज़ें हैं ना, होस्ट और होस्ट नेम। होस्ट नेम आपका जो आपकी डोमेन है वो है, और होस्ट नेम में आपको पोर्ट भी मिलेगा। फॉरवर्ड स्लैश लगा के जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं वो आपका पाथ नेम में आ जाएगा। और हैश में इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपकी हैश में आ जाएगी। अब किसी भी, लेट सपोज हम इस पेज पे हैं, हम इस वेबसाइट से जाना चाहते हैं गो टू गूगल, हमने एक बटन प्रेस किया। अच्छा जी, एक तरीका क्या है गूगल में जाने का, इसके बैक के ऊपर लिख लगा एंकर टैग लगा सिंपल एंकर टैग लगाया और एचरेफ में हम जाके लगा देते हैं उसका यूआरएल। अगर जावास्क्रिप्ट की मदद से करना हो, सलाम माशाल्लाह मिठाई, आज तो खैर ही है जी। बटन के ऊपर लगाएंगे मिठाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुनाएं। बाकी 2 हज़रात किधर से आए तो थे? गफ़ार भाई तो आए थे, गफ़ार भाई आपके साथ जो लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे। अच्छा, हर वीक चले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए लगता है बुझे मेरा क्लास रखनी पड़ेगी, क्या होते सही। अच्छा जी, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बटन पे क्लिक करने पे उसका यूआरएल देखें वो अब चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, चेंज हुआ। बैक करना चाहें तो आप बैक जा सकते हैं। एक और तरीका है, आप किसी भी एलिमेंट इनर HTML इक्वल करते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। डॉट वैल्यू इक्वल करते हैं, उसकी वैल्यू चेंज होगी। इस तरह कैलकुलेटर में हम कर रहे थे, उसी तरह विंडो डॉट लोकेशन अब ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट हमें किस तरह मिलता है? विंडो डॉट लोकेशन डॉट किससे मिलता है? href की मदद से। ठीक हो गया जी, डॉट href हमें कंप्लीट मिल जाता है। इक्वल टू हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर https google.com लिख देते हैं और इसको स्किप कर देते हैं, रिप्लेस की जगह अब हम href की मदद से करते हैं। सेव किया, गो टू गूगल, ये गूगल पे चला गया। बैक किया तो बैक हम आ गए। तो आपके पास ये 2 तरीके हैं। एक और तरीका है, हम इस चीज़ को उठा के यहाँ पर आते हैं, बैक करते हैं तो ये चीज़ आ गई, इस पे आए ये चीज़। यहाँ पर एक और चीज़ है, गो टू गूगल, बैक किया, हमारी वेबसाइट आ गई। विंडो बटन read.on पे क्लिक है जी, इस पे भी गूगल पे हो जाएगा, ये जहाँ रिप्लेस यूआरएल आ रहा है जी, ये रिप्लेस यूआरएल में देखें क्या चीज़ है, रिप्लेस, ये आपने बटन 3 पे लगाया ना? जी ये वही चीज़ है, बटन 3, बटन 1, बटन 2। अच्छा जी, ये रिप्लेस है। वेयर वी एट पे डॉट href की मदद से हम वैल्यू गेट कर रहे हैं 2 की मदद से, ये हम href की मदद से कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसमें एक और है, अच्छा इतनी देर से हम उसको ही कर रहे थे। अच्छा जी, अब हम इसी चीज़ को रिप्लेस की मदद से करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं,
बटन 3 पे क्लिक करेंगे, href की जगह हम किससे कर रहे हैं, रिप्लेस की मदद से। रिप्लेस URL करें, रिप्लेस हो गया, बैक किया तो अब वापस वो वेबसाइट पे नहीं गया, जबकि href की मदद से कर रहे थे तो हमारे बैक का एक पाथ मिल जाता था, लेकिन अब हमें बैक का पाथ नहीं मिल रहा है, तो ये रिप्लेस की मदद से हो रहा है इस तरह। href से करेंगे तो आप बैक करेंगे तो वेबसाइट में जा सकते हैं, रिप्लेस करेंगे तो दोबारा आप अपनी वेबसाइट में नहीं जा सकते हैं, जिस पेज से आए थे आप वहाँ से जा रहे होंगे। ऑलराइट जी, क्लियर है ये? उसके बाद अच्छा, ये मैं आपको वैसे बता दूं, ये यूज़ कब हो रहा होता है, क्योंकि सिंपल इस तरह बटन के क्लिक करने पे तो नहीं हम यूज़ कर रहे होते हैं। हमने अगर बटन पे क्लिक करना हो तो हम तो एंकर टैग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉगिन का बटन है, यूज़र ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम उसको डैशबोर्ड में लेके चले जाते हैं, पोर्टल में लेके चले जाते हैं, या अगर स्टूडेंट है हम उसको LMS में लेके चले जाते हैं, ऐसा ही करते हैं हम। तो जब हम बटन पे क्लिक करते हैं सबसे पहले लॉगिन का फंक्शन चलता है। लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो जाए फिर हम क्या करते हैं, window.location.href इक्वल में जाके उस डैशबोर्ड का पाथ दे देते हैं। तो ये तो मतलब सिंपल अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं तो तब है। अगर जब हम रिएक्ट में आ जाएंगे तो रिएक्ट में कुछ मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं, तो उस टाइम फिर हम उस पर काम कर रहे होते हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आप लोगों की बुक आज कंप्लीट हो जानी है, तो कल कुछ एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद फिर हम रिएक्ट पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, बटन 3 हो गया। उसके बाद बटन 4 ओपन पॉपअप, इस पर क्लिक किया तो एक पॉपअप आ गया। अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट्स में देखा होगा इस तरह की चीज़ें, या फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसमें फ़ीस जमा करवा दी जाती है, फ़ीस का अगर प्रिंट लेना हो उस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप न्यू विंडो होती है, उसमें आपको रसीद नज़र आ रही होती है। तो ये दरअसल खुद मैंने देखा था, तो इस वजह से एग्जांपल आ गई याद। तो वो इस तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे पॉपअप विंडो, इसको ग्लोबल बना लिया हमने। अब पॉपअप विंडो में हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू विंडो डॉट क्या करो, ओपन करो। ओपन में फर्स्ट पैरामीटर ब्लैंक, सेकंड पैरामीटर माय विंडो, ये आपकी विंडो का नेम होगा। थर्ड पैरामीटर में आप उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, विथ 420 पिक्सल्स हो जाए, हाइट 380 पिक्सल्स, लेफ़्ट से वो 200 पिक्सल्स हो और टॉप से 100 पिक्सल्स हो। उसके बाद कर सकते हैं, वो फिर आपको खुद से स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ना मज़ीद इसकी। सही, माय विंडो में बताइएगा। माय विंडो इस विंडो का नेम, जिस तरह अब जैसे हम ओपन पॉपअप करते हैं तो इस विंडो का जो भी नेम है वो माय विंडो होगा। सर हम कुछ और भी रख सकते हैं? रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे जी। जी, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये ना इसको बाद में। सिंपल विंडो अगर आपने करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उससे क्या होता है, जितना भी पुराना जी जी सर आप बोलें। पॉपअप विंडो जो है वो किसी खास फंक्शनल बटन लिंक पे आती है या ये इनके जो है? हम सिंपल फंक्शन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बटन 1 क्लिक पे काम कोई कर रहे हैं, यूज़र ने लॉगिन कर लिया या लॉग आउट कर लिया, आप एक और विंडो दिखा दें, या फिर यूज़र ने कोई पेमेंट की है, पेमेंट कंप्लीट होने पर आप एक और पॉपअप विंडो करें, उस विंडो में उसका डाटा दिखा दें। तो सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि, वरना बहुत कम ये यूज़ होता है, लेकिन आपकी बुक में तो इस वजह से दिखाया जा रहा है, अदरवाइज़ तो ये सारी चीज़ें मॉडल में आ जाती हैं। ओके जी, पॉपअप विंडो में क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करो, हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले विंडो ओपन करें, इस विंडो में फिल कंटेंट इन पॉपअप, इस पर किया तो आपके पास देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। असाइन URL टू पॉपअप, अगर आप इसको कोई URL असाइन करना चाहते हैं, मीन्स कि ये अगर हम खुद लिख रहे हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपने इस
पॉपअप विंडो में कोई और वेबसाइट दिखानी है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, उस पॉपअप विंडो में लोकेशन में जाके असाइन कर दो। असाइन क्या करो, यहाँ पर आप लेट्स सपोज सीरत.com कर दें, तो यहाँ पर असाइन यूआरएल टू पॉपअप, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, ओपन पॉपअप और असाइन यूआरएल टू पॉपअप। अब ये देखें वो रिफ्रेश हुआ और आपकी वेबसाइट चलने लग गई। पहले ओपन खोलेंगे फिर असाइन करेंगे। जी, अगर आप एक में ही सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो सिंपल जहाँ पर ओपन कर रहे हैं वहाँ पर ही इस फंक्शन को कॉल कर दें, साथ में पॉपअप विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन कर दें। राइट नहीं करना हमने, यहाँ पर सबसे पहले ओपन करो, ओपन करने के साथ ही उसमें असाइन कर दो। इसकी हाइट और विड्थ चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, इसको 500 दे दें और इसको आप 400 दे दें। लेफ़्ट से आप इसको मज़ीद 300 कर दें और टॉप से आप इसको 200 कर दें। ओपन पॉपअप तो साथ ही देखें वो वेबसाइट भी आ रही, साइज़ भी चेंज हो गया, टॉप से भी ज़्यादा हो गया, लेफ़्ट से भी ज़्यादा हो गया। इंक्रीज़ करना तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें ये आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमने एक पॉपअप विंडो ओपन किया है। ये कोई न्यू अलग से ब्राउज़र नहीं किया, ये ना ही टैब किया है। तो इसमें जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं यूज़र सिर्फ और सिर्फ वही देख सकता है, कोई न्यू चीज़ खुद से ना उस वेबसाइट पे जा सकता है। बिल्डिंग जो फंक्शन है इसके वो कुछ बता देने थे, जैसे आपने ओपन की है, असाइन की है। यही चीज़ें आपकी बुक में भी यही चीज़ें हैं। लोकेशन वाली सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कर सकते हैं। सिर्फ इस पॉपअप विंडो को आपने टारगेट करना है, पॉपअप विंडो में जाके आप कुछ भी कर दें। मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने बिल्डिंग फंक्शन है ना, काइंडली हमें उनकी लिस्ट वगैरह भी सेंड कर दें ताकि आपसे याद नहीं होने, कुछ ना कुछ इनकी याद हो जाएंगे। नहीं शर्तिया बात है, शायद कोई ना कोई 5-6 हज़ार हो जावास्क्रिप्ट के बिल्ट-इन फंक्शंस, क्या क्या करेंगे। तो मकसद तो यही है ना, जो चीज़ें यूज़ेबल हैं वही चीज़ आपको करवाई जा रही हैं। अब इसमें अगर देखा जाए, मैं आपको विंडो ही करके दिखा देता हूँ, console.log। बुक आपके पास है, बुक से ही कर रहे हैं। वेयर वही ऐड पे क्लिक किया, हमारे पास विंडो आ गया। इस विंडो में देखें कौन कौन से हैं। अलर्ट हमने किया है, A to B, ब्लर, B to A, कैशेज, कैंसिल एनिमेशन फ्रेम, ये सारे इसके जावास्क्रिप्ट के ही हैं बिल्ट इन। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें। इसमें आप मज़ीद भी जा सकते हैं, जिस तरह विंडो डॉट लोकेशन करते हैं, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, विंडो डॉट स्टॉप, विंडो डॉट स्टेटस बार, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। स्क्रॉल एक्स, स्क्रॉल वाई, स्क्रीन एक्स, स्क्रीन वाई, स्क्रीन लेफ़्ट से कितनी है, स्क्रीन टॉप से कितनी है, रीसाइज बाय, रीसाइज टू स्केजुलर, स्क्रीन की साइज़, अवेल हाइट कितनी है, अवेल लेफ़्ट कितनी है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आप डॉक्यूमेंट में आ जाएं। ओके जी, डॉक्यूमेंट में ही सारी, फिर डॉक्यूमेंट डॉट लगा दें बस, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये तो VS कोड भी आपको प्रोवाइड कर देगा। जी ठीक है रिजवान भाई। ओपन पॉपअप जैसे ओपन करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद फिल कंटेंट इन पॉपअप, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके कुछ भी लिखना चाहें तो वो चीज़ लिखी जाएगी। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, H1 करेंगे H1 हो जाएगा, H6 करेंगे H2 करेंगे, कंप्लीट HTML लिख सकते हैं जो भी यूज़र को दिखाएं। कोई टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल यहाँ पे कर दें तो टेबल आ जाएगा। उसके बाद बटन 6 असाइन URL टू पॉपअप,
उस पॉपअप को क्लोज करना हो, ओपन पॉपअप, फिल कंटेंट इन पॉपअप, हेलो वर्ल्ड हो गया, असाइन करेंगे तो वो वैल्यू असाइन हो जाएगी जो भी उसका यूआरएल होगा, क्लोज करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। सिर्फ उसी चीज़ें। आप इसमें मज़ीद चीज़ कर सकते हैं। लेट सपोज 5 सेकंड तक या फिर 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक पॉपअप बंद हो जाए तो सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, इसके फर्स्ट पैरामीटर में फंक्शन और सेकंड पैरामीटर में हम टाइम प्रोवाइड करते हैं मिली सेकेंड्स में। तो मिली सेकेंड्स कह लें कि 10,000 मिली सेकेंड्स। उसमें क्या करो, आप कर दो पॉपअप विंडो क्लोज कर दो, सेव किया, ओपन पॉपअप और असाइन यूआरएल टू पॉपअप। 10 सेकंड तक ये चीज़ें लोड हो जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ 10 सेकंड के बाद इसने ऑटोमेटिक बंद हो जाना है। वो बंद हो गया, ठीक है। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन। इसके फर्स्ट पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन, आप फंक्शन को कॉल करते हैं और सेकंड आर्गुमेंट में आप टाइम बताते हैं कि कितने सेकंड के बाद वो वाला फंक्शन चले, इसके अंदर का कोड। जी ये क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? जी रिजवान भाई, रिजवान भाई लिख रहे हैं कुछ, क्लियर है? कोई सवाल हो? अब वो पैरामीटर बना बस पैरामीटर W3 स्कूल्स सर्च जावास्क्रिप्ट टाइम लगाया क्लिक करने के बाद भी 10 सेकंड है या क्लिक तक 10 सेकंड आपने लगाया जी। अगर इसको यूज करें ओपन करें तो 10 सेकंड बाद बंद होगा या जितनी देर तक यूज कर सकते हैं? नहीं, इसमें देखें हम कर क्या रहे हैं, बटन 6 पे हमने क्लिक किया, जब उसमें वैल्यू साइन हो रही है उस फंक्शन को हमने कॉल किया, मींस के इस पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का कोड जितना भी लिखा होगा सारा एग्जीक्यूट होगा। तो जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट तब भी हो रहा है। तो जब ये वाला सेट टाइम आउट फंक्शन चलेगा तो उसके अंदर वो सबसे पहले टाइम को देखेगा। अगर तो यहाँ पे लेट सपोज इस तरह होता तो ये आपका 100 सेकंड्स बन जाता, ठीक हो गया। तो 100 सेकंड्स के बाद ये वाला फंक्शन चलता, ये तरतीब बनती है इस तरह। जावास्क्रिप्ट विंडो ओपन, सबसे पहले यूआरएल, अगर आप उसमें डायरेक्ट ही कोई यूआरएल रखना चाहते हैं तो फिर आप उसको पास कर सकते हैं। लेट सपोज फिर डायरेक्ट https सीरत.com। तो जैसे ही विंडो ओपन होगी बाय डिफ़ॉल्ट ही उसमें ये वाली वैल्यू साइन हो जाएगी, मींस के वो इसमें आएगा। डॉक्यूमेंट ओपन पॉपअप, तो ये देखें अब हमें बाद में साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाय डिफ़ॉल्ट ही उस यूआरएल को वो लेकर आएगा। इस विंडो का नेम जो होगा वो होगा, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, बाकी ये जो चीज़ें हैं वैल्यू और स्पेक्स भी ऑप्शनल है। तो इसकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन आप कर सकते हैं, यस करेंगे तो वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। अदरवाइज़ हम क्या कर रहे हैं, उसकी हाइट और विड्थ सेट कर रहे हैं।
जी कोई सवाल हो? नीमन जी, उमर भाई क्लियर है? जी पक्की बात है? सर ये जो पॉपअप विंडो ओपन हुई थी वो बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर, लाइक हमने वेबसाइट के ऊपर एक पॉपअप विंडो का ऑप्शन बना दिया, तो जैसे बंदा क्लिक करेगा वो गूगल के ऊपर दोबारा से चला जाएगा। गूगल का बन गया वो था, वो गूगल पे जो मर्जी सर्च करता रहता है, आया वो हमारी वेबसाइट के ऊपर ही अभी भी। जी आपकी वेबसाइट में ही है। सर एक चीज़ वो भी आती है ना कि ये न्यू टैब में जाके गूगल ओपन कर देता है। वो तो जिस तरह- सिंपल एंकर टैग href टैग वो टारगेट ब्लैंक करते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो उससे हो जाएगा। हाँ जी, पॉपअप टाइम लगाया जी, यूज भी होता है क्या चीज़? टाइमिंग लगाई थी कौन सी? ये जी सेट टाइम आउट जी इसमें तो नहीं यूज़ होता है, ये तो वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए था, वरना सेट टाइम आउट और एक और है सेट इंटरवल, ये दोनों चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। अगर आपने क्लॉक बनाना हो, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, बटन 7 के क्लिक करने पे सेट टाइम आउट होता है, उसमें जो हम टाइम पास करते हैं वो उतने मिनट के बाद या उतने टाइम के बाद उसने फंक्शन को कॉल करना है, इसके अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ये सिर्फ एक बार होगा। सेट इंटरवल में क्या होता है, अगर यहाँ पे मिली सेकेंड्स में हम 1000 लिखें तो कितने सेकंड बनते हैं? 1 सेकंड। अब सेट इंटरवल का मतलब है कि हर 1 सेकंड के बाद इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। कंसोल डॉट लॉग कर दें ABC, क्लोज पॉपअप, ये देखें, अब ये हर 1 सेकंड के बाद इसने चलना है। तो ये दो फंक्शन बहुत काम आते हैं। लेट्स सपोज आपने क्लॉक बनाना हो तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, सेट इंटरवल इस टाइम बहुत यूज़ होता है। वेबसाइट पर अगर कोई ऐड वगैरह चलानी हो तब भी ये ऐड तो अगर दिखानी हो न्यू विंडो में तो फिर आप ये पॉपअप विंडो में ही दिखाएंगे। लेट्स सपोज अक्सर इस तरह भी होता है, आपकी अपनी कोई वेबसाइट है और उसमें आप न्यू विंडो में, एक पॉपअप विंडो में ऐड दिखाना चाहते हैं, तो ऐड या तो आपने उसका कोई URL दे देना है वेबसाइट का, आप क्या करेंगे, विंडो डॉट ओपन करो, उसका डायरेक्ट ऐड वेबसाइट .com उस वेबसाइट में चला जाएगा। यूआरएल देने से ये तो नहीं होगा कि क्लाइंट जो है दूसरी वेबसाइट पे चला जाए, हमारी वेबसाइट से आउट हो जाए। इस पे इससे नहीं जाएगा, ये तो एक पॉपअप विंडो है ना। यहाँ पर सबसे पहले उसका वेरिएबल ऐड पॉपअप, अब ये ऐड पॉपअप क्या है इस टाइम, ग्लोबल एरिया इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड। ऐड पॉपअप को क्या करो, ADD नहीं आएगा सर? ऐड में हाँ जी। AD होता है ना, ओके ओके, हम ऊपर बाद में दिए ठीक। ऐड AD होता है। ऐड पॉपअप विंडो ओपन करो और उसमें ऐड वेबसाइट .com या फिर हम यहाँ पर google.com कर देते हैं, सेव किया, रीडिंग विंडो एट uncaught टाइप एरर कैन नॉट रीड, विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल टू सर्विस वगैरह कुछ चीज़ नहीं है। विथ इक्वल में दी थी हमने 480 और हाइट इक्वल टू 100। uncaught type error cannot read properties of undefined। test pop window dot open
अच्छा जी, पॉपअप विंडो, ऐड पॉप इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। अच्छा जी, ये हमें न्यू टैब पे ले आया। अगर हम साइन जी माय विंडो, इसका नेम अच्छा जी, ये चीज़ है। वो पहले से है, इस वजह से हो नहीं रहा है। क्या किया तो ये देखें, ये चीज़ आपकी आ गई। तो आप इस तरह भी ये चीज़ें ऐड वगैरह दिखा सकते हैं। फिर इसमें एक तरीका तो ये था, ये चीज़ करें। एक और चीज़ है कि जिस तरह हम ऊपर उसमें असाइन कर रहे हैं, सॉरी राइट कर रहे हैं, आप यहाँ पर राइट में क्या करें, अगर कोई इमेज है तो आप इमेज लगा सकते हैं। ठीक हो गया, उस इमेज में सोर्स और उसका पाथ दे दें तो वो इमेज आ जाएगी। जी, ये क्लियर है? ओके जी, कोई सवाल हो किसी का? जी सुभान भाई। ब्राउज़र कंट्रोल करना और पॉपअप विंडोज़ वगैरह, ये तो जब कोई इस तरह की वेबसाइट वगैरह आ जाए कि आप लोगों को यूज़ करना पड़ जाए तो तभी हम यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं हम कर रहे होते इतना ना। इसमें बस एक चीज़, हैश टैग अक्सर वेबसाइट्स में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर console.log, इसमें window.location हैश लेना हो तो किस तरह करेंगे, हैश, आपके पास हैश आ जाएगा। यहाँ पर index.html /, let's suppose web and dev, एंटर किया तो आपके पास ये हैश आ रहा है। वेयर वी ऐड पे क्लिक करें तो आपके पास हैश की वैल्यू आ रही है। इस हैश की वैल्यू से हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, अप्लाई नाउ पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आके आपके पास इस टाइम कोर्स जो है कोई भी सिलेक्ट नहीं है, ऐसे ही है। डायरेक्ट अगर आते हैं तो कोई भी कोर्स सिलेक्ट नहीं है। अब यही एकेडमिक्स में आके हम इस कोर्स में आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। इसमें ये जो चीज़ है ना, सीरियस स्पेशलाइजेशन, ये कोर्स की वैल्यू है। हर कोर्स की यूनिक वैल्यू होती है, ये इस कोर्स की यूनिक वैल्यू है। अप्लाई नाउ पे करें तो टास्क बार के ऊपर देखें, आपको ना यूआरएल नज़र आ जाता है। एंड पे जाके इस जगह पे यहाँ पे देखें sirat.com/apply #सीरियस स्पेशलाइजेशन। डायरेक्ट अगर हम जाते हैं तो आपको सिर्फ हैशटैग अप्लाई नज़र आ रहा है। अब अगर इस कोर्स की मदद से हम जाते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखें अप्लाई #सीरियस स्पेशलाइजेशन। अब जब हम इस पर आए हैं, जब #सीरियस स्पेशलाइजेशन आ गया तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक वो वाला कोर्स सेलेक्ट है और उस कोर्स की जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी चीज़ें हैं।
मेल के लिए है, कोर्स सेलेक्ट है, उसका बैच जो भी था वो है, सेशन यूज़र ने खुद सेलेक्ट करना है और लर्निंग टाइप भी ऑनलाइन करना है। तो ये चीज़ें, तो ये हैश की मदद से बस हो रहा है। दिखाने का मकसद ये था कि आप हैश की मदद से बहुत सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। लेट सपोज कोई गूगल सर्च करते हैं नेचर इमेजेस, यहाँ पे ये इमेजेस आ जाएंगी और इसमें सर्च की मदद से सर्च क्वेश्चन मार्क के बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने सर्च की होती है उसको यहाँ से यहाँ तक मिल जाती है। तो वो इस बेस पे इस सर्चेस को लेकर आता है। तो सर्च का तो नहीं था आपका टॉपिक, बाकी हैश की मदद से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जी इसके रिलेटेड कोई सवाल हो? तो मतलब हमने जब 2-3 पेजेस पे नेविगेट करना हो फिर हैशटैग यूज़ होता है हमारे पास। अगर आपने यूनिक फॉर एग्जांपल अब सीरत में थे हम, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, हाँ जी। एक ये कोर्स है और एक ऑनलाइन नाजरा कुरान है, ठीक हो गया जी। डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे जाते हैं, वो तो ब्लैंक आपका आ ही रहा है। अगर आपने जब यहाँ से अप्लाई नाउ करना है तो जाहिर सी बात है हमने सिंपल अप्लाई नाउ पे तो नहीं लेके जाना, हमें चाहिए कि प्रोडक्ट पहले से ही सिलेक्ट हो, ऑलरेडी ये वाला कोर्स सिलेक्ट होना चाहिए ताकि यूज़र दोबारा सिलेक्ट ना करे। तो अप्लाई नाउ पे अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका देखें अब ऑनलाइन नाजरा कुरान आ रहा है। लास्ट टाइम सीरत का आ रहा था, अब ऑनलाइन नाजरा कुरान। अब नीचे जाके देखेंगे तो ऑनलाइन नाजरा कुरान वो कोर्स सिलेक्ट है। तो ये कह लें कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। यूज़र इंटरफेस तो ठीक है, अब अगर डायरेक्ट उसने कोर्स में जाके ही दोबारा से अप्लाई नो पे क्लिक कर अप्लाई नो के सिंपल पेज पे आ गया जहाँ पे कोर्स सेलेक्ट नहीं है, तो उसे वहाँ पे क्लिक करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। जी और कोई सवाल किसी का? जी फैसल भाई। ओके सर। ओके जी। उस के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो जो ऊपर सर्च बार ऊपर जो आ रही होती है वहाँ पर हम हैश का साइन कैसे फिर ऐड करते हैं? किधर? जहाँ पर ऐड हो गया था, चलो नीचे जो है जितनी भी फील्ड्स हैं वो तो उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि ये आ जाए वो लिखा आ जाएगा इनपुट फील्ड के अंदर। लेकिन जो ऊपर जो सर्च बार है अप्लाई लिखा हुआ है वहाँ पे हैशटैग और वो कैसे लिखा आएगा? नॉर्मल पे तो मेंशन किया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। index.html कोड किया एंकर टैग href https सीरत.com/apply नाउ, ठीक हो गया जी। एक ये है। अब जब आपने हैश लगाना है तो यहाँ पर हैश ABC इस तरह। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो लेकर अप्लाई वाले पे राउट पे ही जाएगा, लेकिन साथ में आपको ये भी लिखा हुआ नज़र आएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा और वो अनसेलेक्टेड। वो अनसेलेक्टेड रहेगा। जी कोई सवाल किसी का? 77 से लेकर 81 तक आपका ये हो गया। फॉर्म वैलिडेशन, टेक्स्ट फील्ड्स की वैलिडेशन करना आता है। लेंथ मालूम करना आता है, वैल्यू डॉट लेंथ से। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अब हम करते आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लास्ट नेम फील्ड की क्या करो, डॉट वैल्यू निकालो। अगर वैल्यू की लेंथ बराबर है 0 के तो क्या कर दो, अलर्ट कर दो। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही करते आ रहे हैं, तो आपका यही सब कुछ है अब। इररिलेवेंट थोड़ा जी जी। कि जो वेबसाइट्स मल्टी लैंग्वेज है कि वो जो होती हैं उनका कोड भी सारा मल्टी लैंग्वेजेस में लिखा जाता है या ये नहीं वो गूगल के साथ अटैच हो जाता है लिंक? गूगल के साथ हो जाता है। अगर तो गूगल की यूज़ कर रहे हैं तो गूगल तो ऑटोमेटिक उसको कर देता है। गूगल का ही कोड मिलता है हमें, गूगल ने खुद से तो ख़त्म कर दिया, ऑफिशियली ख़त्म कर दिया है। लेटेस्ट जितनी भी इनके कोड है उसकी इम्प्रूवमेंट्स वगैरह वो नहीं हो रही हैं। पुराना अगर आपको कोड मिल जाए तो वो आपको मिल जाता है। लेट्स सपोज गूगल
ट्रांसलेट फॉर वेबसाइट, HTML कोड, सिंपल HTML का ही कोड है। हाउ टू गूगल ट्रांसलेट, बेसिकली HTML का नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का कोड होगा और जावास्क्रिप्ट का कोड हम HTML में यूज़ करते हैं। तो ऑफिशियली तो ख़त्म हो गया है, गूगल ने ख़त्म कर दिया उसका, उसने अनाउंस भी कर दिया है। कि ये वेबसाइट को काफ़ी हैवी कर रहा था ये इनके इतना data हैवी नहीं कर रहा था, उनके पास शायद बंदे कम रह गए थे, डेवलपर्स काम नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, माई वेब पेज, हेलो एवरीबॉडी, यू कैन ट्रांसलेट द कंटेंट ऑफ दिस पेज बाय सेलेक्टिंग अ लैंग्वेज इन द सेलेक्ट बॉक्स। ये रहा सेलेक्ट लैंग्वेज, यही आता है ना, इसमें आप जाके लेट सपोज हम उर्दू कर देते हैं, तो इसने पूरी वेबसाइट को उर्दू में कन्वर्ट कर देना है, ये चीज़ आती है। और ऊपर आपका ये आ जाता है, इसको ख़त्म करना तो हम खुद कर सकते हैं, बस ट्रिक आनी चाहिए इस सारी चीज़ों की। अब इसमें जाके आप देख लीजिए पट्टी जो है इसको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, हेड, बॉडी, H1, div, आई फ्रेम। तो ये जो चीज़ है इसको क्लास GUTE बैनर, इसको टारगेट करें अपनी कस्टम CSS की फाइल में जाके। किसी भी एलिमेंट को हाइड करना तो क्या करते हैं हम, डिस्प्ले नन करते हैं, इसको डिस्प्ले नन कर दें तो इसने हाइड हो जाना। बाकी ये चीज़ है, आप इसको हेडर में लगा देते हैं अक्सर, या फुटर में लगा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें। इसका कोड सिंपल कुछ भी नहीं है, स्क्रिप्ट सबसे पहले आपने उसको, चलो इसको बाद में कर लेते हैं। ओके जी, ये गूगल ट्रांसलेट उसका स्क्रिप्ट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये इसका CDN होगा, ये CDN बनता है कि वो गूगल के सर्वर से उस JS की फ़ाइल को गेट कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर आपको एक फंक्शन मिल जाता है जो उसको इनिट किया जाता है, मीन्स को उसको कॉल किया जा रहा है, वो आप इस स्क्रिप्ट एलिमेंट में लिख देते हैं। फिर ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है पावर्ड बाय गूगल ट्रांसलेट और ये ड्रॉप डाउन, ये कहाँ से आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस डिव एलिमेंट को आप लगाएंगे तो वो आ जाएगा। इसको यूज़ करना, फॉर एग्जांपल हमारी अपनी जो वेबसाइट है, इस असाइनमेंट पे हम कर रहे हैं काम, ये चीज़ इस पे लगाना हो, या फिर आप इसको कॉपी करें और इंडेक्स की कॉपी को ख़त्म करें, जावा स्क्रिप्ट गूगल ट्रांसलेट कोड टेस्टिंग। अच्छा जी, हमने इंडेक्स कॉपी में लिख दिया। ओके जी, आपका ये आ गया। इसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, बॉडी में जाके H1 ओवर फर्स्ट हेडिंग पैराग्राफ, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम आ जाते हैं इसमें सबसे पहले स्क्रिप्ट, बॉडी के लास्ट में जाके आपका वो कोड आ गया। इस स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर जो भी चीज़ होगी, जो उसका फंक्शन कॉल हो रहा है वो चीज़ होगी। और अब ये वाला एलिमेंट आपने जहाँ पे भी दिखाना है वो आप पे डिपेंड करता है, इसको आप जहाँ पे भी यूज़ करेंगे इसने वहाँ पर आपको शो हो जाना है। सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए तो यहाँ पर आके आप ये देखें, ये डायरेक्टली उसने कर दिया, इसको फिर वक्त बंद करें। ये चीज़ ओवर फर्स्ट हेडिंग व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू,
गूगल ट्रांसलेट, ये टाइटल भी, इसने कंप्लीट वेबसाइट को इसको उर्दू में करेंगे तो उर्दू, और वो इवन के इस टाइटल को भी कर देता है। हमारी पहली सुर्खी, तुम क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। इसको चेंज करना है तामिल में हो गया। आईडी चेंज करेंगे जो गूगल लिखा हुआ है तो यहाँ पर नीचे गूगल भी चेंज हो जाएगा। किधर ये, जी इसको आप अगर रिजवान कर देते हैं तो आपको क्या लगता है, पावर्ड बाय रिजवान ट्रांसलेट आ जाएगा। ये गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट आप यहाँ पे इसको पास करते हैं तो इस जावा ट्रांसलेट का जो फंक्शन है उसके अंदर वो इस एलिमेंट को गेट कर रहा है। जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट। एक चीज़ ये है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्राई बस कर रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता इसका, यहाँ पर अगर आप ABC करते हैं, यहाँ पे भी ABC करते हैं, फिर देखते हैं काम करता है कि नहीं। जी कर रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे जो पास करेंगे वो आईडी भी यहाँ पे, अगर इसको ख़त्म कर देते हैं तो फिर वो आपका काम नहीं करेगा। अब वो गूगल वाला कहाँ से रिमूव करेंगे? जी गूगल वाला कहाँ से रिमूव करेंगे? ये चीज़, अच्छा वो नीचे वाला, ये आपकी चीज़ आ गई। यहाँ पे जाके आपके पास div id ABC के अंदर स्किप ट्रांसलेट, और नीचे जाके ये चीज़ पावर्ड बाय टेक्स्ट, और फिर स्पैन में वाइट स्पेस नो रैप, और ये एक href से href में लेके जा रहे हैं एंकर टैग, और ये एक इमेज है। ठीक हो गया जी, आपको ये एक इमेज मिल रही है, आप इसकी इमेज को चेंज कर सकते होंगे अगर करना चाहें तो। अदरवाइज़ यहाँ पर div id और पावर्ड बाय के बाद इसको स्पैन स्टाइल ए क्लास, इसको कॉपी किया, डिस्प्ले नन, ये चीज़ होगी आपकी। यहाँ पे जाके हेड में स्टाइल डॉट आईडी थी या क्लास थी ना, डिस्प्ले नन इम्पोर्टेंट, तो वो देखें अब वो चीज़ नहीं आएगी। इसके अंदर इंसर्ट किस तरह करना है, बाकी टेक्स्ट वगैरह, तो वो एडवांस्ड ईजी है। इसको आप सबसे पहले गेट करेंगे, फिर उसके अंदर वो टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसको सबसे पहले गेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। इसमें एक और चीज़ भी है, उर्दू अगर करते हैं तो ये उर्दू में हो रहा है, ठीक। फ़ॉन्ट चेंज करने होगा। वो फिर ये ब्राउज़र आपको दिखा रहा है, ये फ़ॉन्ट जो है ब्राउज़र दिखा रहा है, तो उसके लिए फिर आपको एक्सटेंशंस वगैरह मिल जाती हैं, उर्दू नस्तलीक जो होती है, जी तो वो फिर आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और इस चीज़ को एक बार मैंने ट्राई किया था इसको हाइड करके, तो हुआ क्या था, फिर आपका गूगल ट्रांसलेट काम नहीं करता है, मीन्स के वो इस चीज़ को भी देख रहा होता है। बाकी ट्राई कर लेते हैं, इसको हाइड करके, और लोगो ग्रुप टी बैनर खत्म हो गया। चलिए बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, स्किप ट्रांसलेट, डिस्प्ले नन, क्लास स्किप ट्रांसलेट,
अच्छा जी, अब देखें हमने उसको तो हाइड कर दिया, लेकिन अब वो नीचे वो भी नहीं आपको नज़र आ रहा है। तो यही मतलब लास्ट टाइम भी जब मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो ये चीज़ हुई थी। वो चीज़ अगर आपने देखनी, ये चीज़ देखनी है तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा लाजमी। मे बी स्किप ट्रांसलेट जो है ना वो इसको भी वही क्लास मिल रही होगी, इस वजह से वो नन हो गया। इसको देख लेते हैं शायद जी, ये देखें इसे भी वही क्लास में हम नहीं ना कर सकते, वो क्लास वगैरह गूगल से ही आ रही हैं और इसकी स्टाइलिंग वगैरह उस क्लास बेस पे ही हो रही हैं। तो वो ख़त्म करेंगे तो बचे इस चीज़ को कर सकते हैं, उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पावर्ड बाय के नीचे ना हल्का सा लिखते हैं रिजवान, तो वो आएगा कि पावर्ड बाय के नीचे ही रिजवान लिखा हुआ है इस तरह, किसी को क्या पता लगेगा। हमारी वेबसाइट है उसका हम नाम लिख दिया गया जी, पर फ़ायदा कोई नहीं, यही लगता है कि लोकल काम किया हुआ है। ज़ाहिर सी बात है ना, हर किसी को पता है आप जब ट्रांसलेट ही करेंगे तो गूगल ने तो ऊपर ही आ जाना सबसे पहले, तो वो चीज़ हाइड करने का क्या फ़ायदा। कॉपी वाइज सबसे मेन चीज़, जब किसी की सर्विस यूज़ कर रहे हो ना तो उसका नाम नहीं हटाना चाहिए, इखलाकन अच्छी चीज़ नहीं है। बड़ी से बड़ी वेबसाइट देख लें अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़। एक और चीज़ है कि अगर आप गूगल ट्रांसलेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर जितनी भी चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल कि आप जिस लैंग्वेज में आप करना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज की ट्रांसलेशन आप खुद करते हैं, वेबसाइट में नहीं, एक फ़ाइल ही बनती है, फिर आप जब जैसे ही सिलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक उस पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर देता है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। मीन्स के डिक्शनरी कह लें, हमें डिक्शनरी खुद से बनानी पड़ती है। जी ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास टेक्स्ट फील्ड्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, जिप कोड्स, फॉर्म वैलिडेशन। जिप कोड्स, जिप की वैल्यू की लेंथ अगर 5 से कम है तो एरर दे दो, ये लेंथ में ही। फॉर्म वैलिडेशन ईमेल, ये ईमेल का हमने पहले ही उस दिन कर लिया था रिजेक्ट्स में, लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था, याद करो तो। उसके ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए ईमेल रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट में हम क्या पास करते हैं, उस फंक्शन में हम पास क्या करते हैं डॉट टेस्ट में, ईमेल का जो आपने कोड दिया था, ईमेल, पूरा फोकस वो तो ईमेल रिजेक्ट्स है ना, उसमें हम क्या लिखते थे, इफ़ ईमेल रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो आपने वैल्यू लगाई थी नेट से लगाई थी। वो नेट से उठाई तो वो तो ये है ना, वो इस ईमेल रिजेक्ट्स में आ गई। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अगर हमने ईमेल चेक करनी, ईमेल टेस्ट करनी है उसमें, जो हमने ईमेल चेक करनी है, इफ़ ईमेल, क्या ये ईमेल वैलिड है, वो उसके मुताबिक चेक करेगा रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या टेस्ट में पास हो रहा है, नो नहीं हो रहा है तो ये होगा फॉल्स। फॉल्स को ट्रू करना हो तो नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, इस तरह ये ट्रू हो जाएगा और फिर आपको ये नीचे अलर्ट कर देगा। ओके जी, उसके बाद ट्राई एंड कैच, फॉर एग्जांपल जेएस में आते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इन सारों को स्किप करें। btn1 डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग abc, सेव करें और वेयर वी एट, आपको कंसोल डॉट लॉग में btn1 इज़ नॉट डिफाइंड इंडेक्स डॉट html, अच्छा जी, बटन वन पे जैसे ही क्लिक को तो वो आपको ये बता दे वेयर वी ऐड।
वेयर वी एट अलर्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, हमने हालांकि लिख दिया है लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? और देखना पड़ेगा। ये वही लिखा था, स्पेलिंग भी ठीक है। स्पेलिंग नहीं ठीक, ऐसे ही है ना, स्पेलिंग नहीं ठीक, टी नहीं है। तो यहाँ पे अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। इसमें एक चीज़ आ जाती है, अच्छा वैसे नहीं हमें बता रहा है, इसमें एक और चीज़ ट्राई, ट्राई में अलर्ट करो, उसके बाद ही आ जाता है। अब ये देखें ट्राई के साथ ना हमने कोड लगा के पूरा लिखा, वैसे ही लिखा है, ऐसे ही है, लेकिन ये हमें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड ट्राई के साथ आपको मिलता है अभी भी हमने टी नहीं डाला। कैच, जी नहीं डाला ना, कैच में आपको मिलेगा एरर, कोई भी एरर आ रहा हो तो आप उसको अब यहाँ पर console.log एरर कर सकते हैं। सेव करें, वेयर वी एट, तो ये देखिए रेफरेंस एरर, अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। आप इसको भी फिर अलर्ट कर सकते हैं कि ना, हम यहाँ पर अलर्ट करते हैं ABC, एरर आएगा, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अगर एरर आ रहा हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पता लग सकता है? console.log में। लेकिन अगर वही एरर हमने कहीं और देखने हो तो फिर हम यहाँ पर कंसोल की बजाय हम अलर्ट भी तो कर सकते हैं। हम यहाँ पर ही result डॉट इनर HTML इक्वल टू एरर रिजल्ट ही था या रिजल्ट 1 था? रिजल्ट ही है। वेयर वी एट, तो ये देखें रेफरेंस एरर अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये ट्राई और कैच है, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट जब हम रिएक्ट पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर भी हम यही चीज़ें यूज़ करेंगे। कोड सिर्फ और सिर्फ यही है, ट्राई करो, उस ट्राई के अंदर जो भी आपने कोड लिखना है सारा का सारा काम यहाँ पर होगा। ठीक हो गया जी, जो सिंपल हम अलर्ट में करते हैं। अगर तो कोई एरर आएगा तो उसने आपको इस कैश में बताना है, बस, और कोई चीज़ सर नहीं। हम लोग कैच के अंदर अलर्ट के स्पेलिंग सही लिख के उसको अलर्ट नहीं करा सकते? करवाएंगे, वही करना है हमने। नहीं, आप तो सिर्फ एरर शो करवा रहे हैं ना यहाँ पे। अलर्ट एरर, कैश में आपको एरर ही दिखाना है। मतलब कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कोड की स्टेटमेंट को? मैं समझा नहीं आपकी बात। जिस तरह आपने ट्राई में अलर्ट लिख के ABC लिखा है ना पैरेंथेसिस में, जी, इसके स्पेलिंग करेक्ट करके आप कैच में इसको एग्जीक्यूट करा दें, ये भी ठीक है चीज़? नहीं होगा ना, अगर तो ये करेक्ट हो जाएगा कंप्लीट कोड तो कोई एरर नहीं है इसका मतलब। मतलब कि कैच सिर्फ एरर सिर्फ एरर के लिए, सिर्फ एरर के लिए काम ही इस वजह से होता है ना। तो अगर हमने अलर्ट ABC को एग्जीक्यूट कराना हो तो उसको किधर कराएंगे हम? इसके ट्राई में, बाद ट्राई ट्राई में, में कराएंगे। ट्राई में कराएंगे ना। आपने जो भी कोड लिखना है वो सारा का सारा ट्राई में लिखेंगे। लेट यूज़र नेम इक्वल टू, हम लिख देते हैं शाहजेब। जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम लिखते हैं यूज़र नेम, जी। हमने लिखा और इसने आपको अलर्ट करवाना है। ठीक हो गया जी। अब आपको कैच वाला चलेगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अब हम इस तरह लिख देते हैं, बज़ाहिर देखने में तो कोड सारा ठीक है, हमने सिर्फ एक स्पेल मिस कर दिया और ये VS कोड हमें बता रहा है। अगर VS कोड ना हो, हम सिंपल यही सारा कोड नोटपैड में भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही है। दिखने में हमें यूज़र नेम, ये भी यूज़र नेम ही और ये भी यूज़र नेम ही लग रहा है, पर यहाँ पर VS कोड बस हमें दिखा रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम सिंपल करें, यहाँ पर ट्राई और कैच के बगैर हम सेव करते हैं, वेयर वही ऐड किया, अलर्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? हमने तो अलर्ट ही लिखा है, हमने यूज़र नेम भी लिखा है, लेकिन अलर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यूज़र नेम की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे ना। अब यही चीज़ हमने क्या करना है, ट्राई के अंदर ले आना है। अब क्या होगा, अब उसने हमें एरर भी बता देना है कि क्यों नहीं वो अलर्ट करवा रहा है। वेयर वी ऐड, तो ये देखें रेफरेंस एरर यूज़र नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ये चीज़ ना हमें वैसे तो इसमें मिल ही जाती है console.log में, लेकिन
जब हम ट्राई कैच कर रहे होंगे तो तब फिर हमें console.log में नहीं वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि वो कैच हम इसको अब यहाँ पर ही दिखा देते हैं। जी क्लियर है? ओके जी, ट्राई कैच और ये थ्रो की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, सेम वे वही चीज़ है। इफ़ पास डॉट लेंथ लेस देन 8, तो थ्रो क्या कर दो, प्लीज़ एंटर एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। ये चीज़ हम अलर्ट के ज़रिए करवा रहे हैं। तो लॉजिक हर किसी की अपनी अपनी। हैंडलिंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, इनपुट टाइप बटन वैल्यू क्लिक ऑन क्लिक में क्या करो, से हेलो क्या है, फंक्शन है। इनपुट टाइप बटन वैल्यू क्लिक, आईडी में क्या करो, आईडी बटन 1, और B1 को क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बना रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बटन 1, उसको गेट कर रहा है B1 में। अब B1 डॉट ऑन क्लिक कर रहा है से हेलो, तो से हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपके इवेंट्स। अगर डायरेक्ट यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देते तो क्या होता, कोड एग्जीक्यूट हो जाता। तो वो आपको ये सारी चीज़ें ही बता रहे हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे। 89 चैप्टर्स थे आप लोग के, 89 चैप्टर्स यहाँ पे आप लोग के कंप्लीट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।